तो कहानी की शुरुआत में हमें मैक्सिमस नाम करके एक सीबे सलार को दिखाया जाता है, जो जर्मेनिया का युद्ध लड़ने के लिए अपने सभी सैनिकों को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुआ था। उसके पास लगभग 5000 सैनिकों का फौज था, जो उसके एक इशारे पर मरने और मारने के लिए तैयार थे। हालांकि मैक्सिमस युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, वो समझौता करना चाहता था, लेकिन सामने जो टीम थी उनका कहना था कि हम मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। बस इसी वजह से जंग शुरू होती है और ये बहुत ही खौफनाक जंग होता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही ढेरों सैनिक मारे जाते हैं और बहुत से सैनिक घायल हो जाते हैं, लेकिन अंत में जीत मैक्सिमस की ही होती है। रोम के राजा, जिनका नाम है मार्कस, वो मैक्सिमस की जीत पर काफी खुश होते हैं और उसके पास आकर के उससे कहते हैं कि मुझे पता था तुम ये जंग जरूर जीत करके दिखाओगे। जब जंग पूरी तरह से खत्म हो जाता है तब मार्कस का बेटा कोमुडस यहाँ पर आता है। जंग को जीत जाने के बाद वो अपने पिता को बधाइयाँ देता है, लेकिन उसके पिता उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो जंग में नहीं आया था। यहाँ दोस्तों हमें यह भी मालूम चलता है कि उसके पिता उसे पसंद भी नहीं करते हैं। इसके बाद मार्कस जा करके अपनी बेटी विसीला से मिलते हैं। वो उससे कहते हैं कि अगर तुम बेटी ना हो करके बेटा होते तो मैं तुम्हें रोम का अगला वारिस बना देता, क्योंकि कोमुडस वारिस के लायक बिल्कुल नहीं है। मार्कस दोबारा जा करके मैक्सिमस से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने जंग जीता है, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वो बता सकते हो, तुम्हारी वो इच्छा पूरी होगी। मैक्सिमस कहता है कि मैं 2 सालों से घर नहीं गया हूँ, इसलिए मैं घर जा करके अपनी बीवी बच्चे से मिलना चाहता हूँ। मार्कस कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें छुट्टी मिलेगी, लेकिन वापस आने के बाद तुम्हें रोम का तख्त संभालना होगा। जिस पर मैक्सिमस कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, कोमुडस का क्या होगा, वो आपका अंश होने की वजह से वारिस भी वही बन सकता है। जिस पर मार्कस कहते हैं कि अभी उसमें इतनी समझ नहीं है कि वो रोम की पूरी सल्तनत को संभाल सके, कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, लेकिन अगला वारिस मैं तुम्हें ही बनाना चाहूंगा। यह सुनकर के मैक्सिमस कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं थोड़ा सोच विचार कर लेने के बाद सुबह तक आपको जवाब दे दूंगा। इतना कहने के बाद जब मैक्सिमस बाहर आता है तो यहाँ पर विसीला थी, जो उसे देख लेती है। वो मैक्सिमस से कहती है कि क्या बात है, आजकल मेरे बाबा तुमसे कुछ ज्यादा ही लगाव कर बैठे हैं। मैक्सिमस कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जंग जीत जाने की खुशी थी तो उसी के बारे में वो मुझसे बात करना चाहते थे। तभी विसीला कहती है कि मेरा बेटा लूसियस तुमसे मिलना चाहता है, वो तुम्हारी तरह एक योद्धा बनना चाहता है। मैक्सिमस कहता है कि फिलहाल मैं गांव जा रहा हूँ, वापस आने के बाद सब कुछ उसे सिखा दूंगा। इधर दोस्तों कुछ समय के बाद कोमुडस आकर के अपने बाबा से मिलता है और उनसे कहता है कि रोम का अगला वारिस आप मुझे कब बनाने वाले हो। जिस पर मार्कस कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम अभी उसके लायक नहीं हुए हो। मैं रोम का अगला वारिस मैक्सिमस को बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसे सही और गलत के बारे में बहुत अच्छे से पता है। वो रोम की सल्तनत को काफी अच्छे से चला सकता है, लेकिन अभी तुम उसके लायक नहीं हुए हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इंतजार करो। तभी कोमुडस कहता है कि आपने मुझे कभी अपना बेटा माना ही नहीं। अगर आपने मुझे अपना बेटा माना होता तो आपके एक इशारे पर मैं पूरी दुनिया को तबाह कर देता। यह सब कुछ कहते हुए कोमुडस काफी इमोशनल हो जाता है और फिर अपने बाबा को गले लगाने के बाद उनके गले को दबा करके वो उन्हें जान से मार देता है। कुछ समय के बाद मैक्सिमस को ये बताया जाता है कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई। कोमुडस कहता है कि अपने बाबा का अंश होने की वजह से मैं रोम का वारिस हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो, मेरे साथ काम करो। लेकिन मैक्सिमस उससे हाथ नहीं मिलाता है, बल्कि उसे इनकार करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद विसीला कोमुडस के पास आती है और वो कोमुडस को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, क्योंकि विसीला को पता है कि बाबा को दिल का दौरा नहीं आया है, बल्कि कोमुडस ने ही उसे जान से मारा है। यह सब कुछ जानने के बाद भी वो अपने भाई के हाथों को चूम करके उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि विसीला के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। वो अपने बेटे लूसियस से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो कोमुडस के खिलाफ में नहीं जा सकती है। इसके बाद कोमुडस के कहने पर सभी सैनिक आकर के मैक्सिमस को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग साबित कर देते हैं कि मार्कस का कत्ल हुआ है और उसे मारने वाला मैक्सिमस है। इसीलिए कोमुडस के कहने पर सैनिक मैक्सिमस को ले जाकर के जंगल में खत्म करने वाले थे, लेकिन सैनिक मारते उससे पहले ही मैक्सिमस उनके ऊपर हमला कर देता है और दोनों सैनिकों को खत्म कर देता है। अभी भी एक सैनिक बचा हुआ था जो तलवार लेकर के मैक्सिमस की तरफ आ रहा था उसे मारने के लिए, लेकिन मैक्सिमस उसे खत्म कर देता है और इस दौरान उसे भी
भी चोट आ जाती है। इसके बाद वो घोड़े को लेता है और अपने परिवार की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके परिवार की भी जान खतरे में है। इधर गांव में जब उसके बीवी बच्चे खेल रहे थे, तब एक फौज को आता हुआ देख करके मैक्सिमस का बेटा उस फौज की तरफ भागता है, क्योंकि उसके बेटे को ऐसा लगा कि इस फौज में उसके पिता होंगे। समय के बाद जब मैक्सिमस अपने गांव आकर के पहुंचा, तब उसे मालूम चलता है कि उन लोगों ने सब कुछ जला करके राख कर दिया है। उसके बीवी बच्चे को जलाने के बाद उन्हें लटका दिया गया था। अपनी बीवी बच्चे को दफन करने के बाद वो उनके ही कब्र पर लेटा हुआ था। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर कुछ बंजारे आ जाते हैं जो मैक्सिमस को अपने साथ लेकर के जाने लगते हैं। ये बंजारे मैक्सिमस को अपने साथ लेकर के रोमन की एक छोटी सी जगह पर जाते हैं। यहाँ पर हमें प्रोक्सिमस नाम करके एक बंदे को दिखाया जाता है। दरअसल जो इंसान मैक्सिमस के साथ और बंदों को लेकर के यहाँ पर आया था, वो सारे बंदों को प्रोक्सिमस को बेच देता है। प्रोक्सिमस इन सारे बंदों को खरीद लेने के बाद इनसे खूनी खेल खिलवाता है। इन सभी बंदों को मौत के खेल में भेज दिया जाता है। इस खेल के मैदान में करो या मरो वाले हालात होते हैं। अगर मारोगे तो जीतोगे और अगर हार गए तो जान से मारे जाओगे। इस वक्त मैक्सिमस के साथ में एक और इंसान था। ये दोनों साथ में लड़ते हैं और सबको हरा देते हैं। इस खूनी खेल को देखने के लिए आए हुए हजारों लोग तालियां बजा रहे थे। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें रोम को दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्कस की मौत हो जाने के बाद अब रोम की गद्दी को संभालने के लिए राजगद्दी पर जा करके कोमोडस बैठ जाता है। अब जैसे कि रोम का नया राजा बन चुका है, तो कुछ नियम कानून भी बदले जाएंगे, तो इसीलिए मीटिंग बैठा करके उन्हीं सब के बारे में बातचीत चल रही थी। यहाँ पर हमें ग्रेकस, जो कि यहाँ का सियासतदार है, इसके बनाए हुए नियमों पर कोमोडस खुश नहीं था। इसलिए कोमोडस उनकी एक भी बात नहीं सुनता है, बल्कि वो यहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद विसिला कहती है कि मैं इसके बारे में अपने भाई से बात करूंगी। इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि कोमोडस अपने बड़े से मैदान में एक खूनी खेल शुरू करने वाला है। दरअसल इस खूनी खेल के जरिए वो हजारों लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें मैक्सिमस को दिखाया जाता है। आज के दिन उसे फिर से खूनी खेल में शामिल किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना था कि आज वो 5 हट्टे कट्टे बंदों से लड़ने वाला था, वो भी अकेले ही। वो पीछे नहीं हटता है, बल्कि मैदान में आकर के लड़ता है और सबको हरा देता है। लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। चारों तरफ सिर्फ उसका ही नाम गूंज रहा था। उससे खुश होकर के प्रोक्सिमस उससे बात करने के लिए अपने पास बुलाता है। वो मैक्सिमस से कहता है कि तुम काफी बहादुर और होशियार योद्धा हो, लेकिन खून के मैदान में तुम्हें लोगों को इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहिए। लोग तुम्हें सिर्फ देखने के लिए आते हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें अपना कर्तव्य दिखाना चाहिए। दुश्मन को जल्द मार करके खेल खत्म नहीं करना चाहिए। रोम के राजा कोमोडस ने हमें अपने खूनी खेल में बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर के जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रोम के सभी सैनिकों को तुम धूल चटा दो। और मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा है। अगर तुमने रोम की सैनिकों की हालत खराब कर दी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, ये मेरा वादा रहा। इसके बाद दोस्तों प्रोक्सिमस अपने सभी बंदों को लेकर के रोम की तरफ रवाना हो जाता है और कुछ ही घंटों के सफर के बाद वो रोम जा करके पहुंच जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात के समय में चुपके से जा करके विसिला ग्रेकस से मिलती है और उससे कहती है कि कोमोडस को मरना होगा, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो रोम की राजगद्दी और मेरे बेटे की जान खतरे में रहेगी। जिस पर ग्रेकस कहता है कि एक वक्त आएगा जब पूरी प्रजा उससे नफरत करने लगेगी और उस वक्त हमारे पास बहुत अच्छा मौका रहेगा। मौका देख करके हम उसके ऊपर हमला करेंगे और उसे जान से मार देंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने कुछ किया तो प्रजा भड़क जाएगी। अब दोस्तों वो दिन आ जाता है जब मैक्सिमस अपने दोस्तों के साथ खूनी खेल के मैदान में आता है। उन्हीं खेल शुरू होने से पहले मैक्सिमस अपने दोस्तों से कहता है कि हमें बस एक साथ मिल करके लड़ना होगा। अगर हम एक साथ मिल करके लड़े तो सामने जो कोई भी होगा हम उसे हरा सकते हैं। कुछ समय के बाद खूनी खेल शुरू होता है और इनसे लड़ने के लिए रोमी सैनिकों को भेजा जाता है। मैक्सिमस अपने सारे दोस्तों को गाइड कर रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ मिल करके प्लानिंग बनाता है और एक एक करके रोमी सैनिकों को धूल चटा देता है। एक के बाद एक सारे रोमी सैनिक अपने ही जाल में फंसते जा रहे थे। मैक्सिमस तो अकेले ही ढेर सारे रोमी सैनिकों को धूल चटा देता है, उन्हें जान से मार देता है और इस तरीके से वो इस खूनी खेल को जीत जाता है। मैक्सिमस काफी अच्छा तलवारबाजी कर रहा था, इसलिए कोमोडस भी उसे देख करके हैरान हो जाता है। उसकी तलवारबाजी देख करके कोमोडस खुश था और इसीलिए वो उससे मिलने
मिलना चाहता था। कोमोडस उसके सामने जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे तलवारबाजी से बहुत खुश हूँ, हम सब तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं, आखिर तुम हो कौन। लेकिन मैक्सिमस कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि उसे अपनी पीठ दिखा करके यहाँ से जाने लगता है। यह देख करके कोमोडस थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो मैक्सिमस से कहता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम नकाब उतारो और सभी लोगों को अपना चेहरा दिखाओ। मैक्सिमस के पास करने के लिए और कुछ नहीं बचा हुआ था, इसलिए वो नकाब उतार करके अपना चेहरा कोमोडस को दिखा देता है। उसके चेहरे को देख करके कोमोडस के पैर थर थर कांपने लगते हैं। मैक्सिमस कहता है कि मैं वही इंसान हूँ जिसके बीवी बच्चे को जला करके लटका दिया गया था, बिना अपने परिवार का बदला लिए मैं मरने वाला नहीं हूँ। कोमोडस जैसे ही मैक्सिमस को देखता है तो वो उसे जान से मारने के लिए सोचता है, लेकिन यहाँ प्रजा की भीड़ काफी ज्यादा थी और वो अपनी प्रजा के सामने बेरहम नहीं बन सकता था, इसलिए वो यहाँ पर कुछ नहीं करता है बल्कि मैक्सिमस को जाने के लिए छोड़ देता है। चारों तरफ तालियां बज रही थी और सिर्फ मैक्सिमस का नाम ही गूंज रहा था। विसीला को जब इसके बारे में मालूम चला तब वो मैक्सिमस से अकेले में मिलने के लिए चाहती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमस को ऐसा लग रहा था कि विसीला भी अपने भाई के साथ मिली हुई है, लेकिन यहाँ वो उसे समझाती है कि ये उसकी मजबूरी है, अगर वो कोमोडस का साथ नहीं देगी तो वो मुझे और मेरे बेटे को जान से मार देगा। विसीला कहती है कि तुम कोमोडस को मार करके रोम की सत्ता हासिल कर सकते हो और ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि तुम्हें भी पता है कि कोमोडस रोम को नहीं संभाल सकता है। लेकिन मैक्सिमस को अभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि वो ये भी कहती है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जिसके साथ तुम मिल करके कोमोडस को हरा सकते हो। मैक्सिमस कहता है कि कुछ नहीं हो सकता है, मैं यहाँ पर बना हुआ हूँ और ऐसा भी हो सकता है कि कल के खूनी खेल में मैं मारा जाऊँ। इतना कहने के बाद वो विसीला को यहाँ से वापस भेज देता है। अब दोस्तों अगले दिन सुबह में फिर से खूनी खेल शुरू होने वाला था। रोमी सैनिकों में एक योद्धा है जिसे लोग बब्बर शेर भी कहते हैं। आज उसी शेर के साथ मैक्सिमस का 1v1 होने वाला था, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में थोड़ा एंजॉय करने के लिए एक और चीज को शामिल किया जाता है। दोनों तरफ से टाइगर को छोड़ दिया जाता है, मतलब कि जिस तरफ बंदे कमजोर हुए उस तरफ टाइगर उन्हें खा जाएगा। दोनों के बीच में काफी भयंकर लड़ाई हो रही थी। मौका मिलते ही मैक्सिमस अपने दुश्मन के ऊपर हमला कर देता है। जख्मी होने के बाद जब उसका दुश्मन नीचे गिर जाता है तब मैक्सिमस को उसे मारने का मौका मिलता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता है बल्कि उसे जिंदा छोड़ देता है। खूनी खेल खत्म हो जाने के बाद कोमोडस एक बार फिर से आकर के मैक्सिमस से मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें हर तरह से मारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम मर ही नहीं रहे हो। न कहने के बाद वो उसके बीवी और बच्चे के बारे में भला बुरा बोल करके उसे भड़काने लगता है। वो ये चाह रहा था कि गुस्से में आकर के मैक्सिमस उसके ऊपर हमला करे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता है बल्कि खुद को काबू में रखता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसी वक्त उसका एक पुराना दोस्त इसीरो आ जाता है, जो मैक्सिमस को देख करके बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्सिमस मारा गया। वो मैक्सिमस के हाथों में धीरे से एक पोटली देता है। दरअसल इस पोटली में उसकी बीवी बच्चे की बनाई हुई मूर्ति थी। याद के तौर पर वो उन मूर्तियों को अपने पास रखता था लेकिन उससे खो गया था। अगले दिन मैक्सिमस फिर से इसीरो से मिलता है और उससे पूछता है कि मेरी फौज कहाँ पर है, जिसके बाद वो बताता है कि आपकी पूरी फौज ओस्टिया में है। आपकी फौज अभी भी आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से निकल करके उनसे जा करके मिलना होगा। मैक्सिमस कहता है कि तो फिर ठीक है, इसके लिए जा करके विसीला से बात करो। जब सैनिक विसीला को रास्ते से लेकर के जा रहे थे तब इसीरो करीब जाता है और कहता है कि मैं मैक्सिमस का संदेशा लेकर के आया हूँ। मैक्सिमस का नाम लेते ही वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद इसीरो उसे बताता है कि मैक्सिमस आपके सियासतदार से बात करने के लिए तैयार है। इतना जानने के बाद विसीला अपने सियासतदार यानी कि ग्रेकस को लेकर के मैक्सिमस से बात करने के लिए उसके पास जाती है। मैक्सिमस कहता है कि अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे यहाँ से आजाद करवाओ। मैं ओस्टिया जा करके अपने 5000 सैनिकों को लेकर के यहाँ पर आऊंगा और कोमोडस को खत्म करने के बाद अपना बदला लेकर के मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे 5000 सिपाही मेरे कहने पर आपकी गुलामी करेंगे। कोमोडस को खत्म करने के बाद रोम का मुकद्दर आपके हाथों में रहेगा। ग्रेकस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कल यहाँ से आजाद करवाऊंगा। मैक्सिमस को आजाद करवाने के लिए ग्रेकस जा करके प्रोक्सिमस के बंदों को ढेर सारा पैसा देता है। मैक्सिमस जा करके प्रोक्सिमस से बात करता है और कहता है कि मुझे जाने दो, मेरे जाने के बाद आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। कोमोडस को खत्म करने के बाद आपको जितने पैसे चाहिए वो मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें दिखा
दिखाया जाता है कि कोमोडस के सैनिक जा करके ग्रेकस को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद विसीला चोरी चुपके जा करके मैक्सिमस से मिलती है और उसे बताती है कि उसने ग्रेकस को गिरफ्तार करवा दिया है, इसलिए सारा बंदोबस्त मैं कर रही हूँ। मैंने प्रोक्सिमस से बात कर लिया है, आज रात वो तुम्हें दरवाजे तक छोड़ेगा और वहाँ पर इसीरो तुम्हारा दोस्त घोड़ा लेकर के तैयार रहेगा। इधर दोस्तों जो कोमोडस था उसे नहीं पता था कि उसे मारने के लिए पीठ पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा है। यहाँ विसीला का जो बेटा था लूसियस, उसके जरिए कोमोडस को मालूम चलता है कि उसकी माँ मैक्सिमस से मिलने के लिए गई है और वो मैक्सिमस से मिलने के लिए कई बार जा चुकी है। तो अब इस तरीके से कोमोडस को मालूम चल जाता है कि उसकी बहन उसे मरवाने के लिए दुश्मनों का साथ दे रही है। जैसे ही इन सब के बारे में मालूम चलता है तो कोमोडस अपने सैनिकों को भेजता है मैक्सिमस को बंदी बनाने के लिए। तभी प्रोक्सिमस आ करके मैक्सिमस को सारे चाबी दे देता है और उससे कहता है कि अब रोम की सल्तनत तुम्हारे हाथों में है, यहाँ से फौरन निकल जाओ। उसके बाद सैनिक जैसे ही अंदर आते हैं तो प्रोक्सिमस के जो बंदे थे वो सैनिकों के साथ लड़ने लगते हैं। काफी खून खराबा होता है और प्रोक्सिमस के ढेर सारे बंदे मारे जाते हैं क्योंकि उनके पास हथियार नहीं था। प्रोक्सिमस भी खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान कर देता है। इधर मैक्सिमस पीछे के रास्ते से जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे इसीरो दिखाई देता है जो घोड़ा लेकर के तैयार था, लेकिन यहाँ सैनिकों ने उसे भी पकड़ रखा था और उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद जो सैनिक थे वो मैक्सिमस को बंदी बना लेते हैं। इधर जो कोमोडस था वो विसीला से कहता है कि अब तुम्हारा बेटा मेरे साथ रहेगा और अगर तुम बार बार ऐसे ही चाल चलती रही तो मैं बाबा की तरह तुम्हें भी मार दूंगा। तुम मुझसे प्यार करोगी और मुझे इस तख्त का वारिस दोगी ताकि मेरा खून रोम की सल्तनत को आगे बढ़ाए। इधर मैक्सिमस को जब बंदी बना करके रखा गया था तब कोमोडस उससे मिलने के लिए आता है। वो मैक्सिमस से कहता है कि आज खूनी खेल में मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद वो मैक्सिमस को गले लगाने के बाद उसके पीठ में एक छोटा सा चाकू घुसा देता है। दरअसल उस चाकू में जहर लगा हुआ था, जिसका मतलब साफ है कि कोमोडस आज के खूनी खेल में मैक्सिमस से चीटिंग करता है। मैदान में लेके आने के बाद वो मैक्सिमस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कोमोडस को पता था कि जहर देने की वजह से कुछ ही समय के बाद मैक्सिमस की मौत हो जाएगी। फिलहाल इस समय इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है और मैक्सिमस उसे बहुत मारता है। जब उसने कोमोडस के ऊपर हमला किया तो उसके हाथों से तलवार नीचे गिर जाता है। कोमोडस को मारने का ये अच्छा मौका था, लेकिन उसी वक्त मैक्सिमस को अपने घर की याद आने लगती है। दरअसल ये सब कुछ उस जहर की वजह से हो रहा था। मौके का फायदा उठा करके कोमोडस अपने पास से एक चाकू निकालता है और मैक्सिमस के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ जो मैक्सिमस था वो खुद को संभालता है और उससे लड़ करके उसे जान से मार देता है। उसको जान से मारने के बाद मैक्सिमस को फिर से अपने घर का विजन आने लगता है। मैक्सिमस को कुछ होता उससे पहले ही वो मंत्री से कहता है कि मेरे सारे आदमियों को आजाद कर दिया जाए और जनाब ग्रेकस इस मुल्क के कारोबार को संभालेंगे। रोम को ख्वाब की तरह सजाना है, मार्कस की यही ख्वाहिश थी। इतना कहने के बाद वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है क्योंकि उस जहर का असर शुरू हो गया था। वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहता है, कुछ समय के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। मौत से पहले वो अपनी बीवी और बच्चों के बारे में ही सोच रहा था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।